डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि जो टोटल रिएक्टेंसेस हैं या टोटल वोल्टेजेस हैं, इस किस्म के सर्किट्स को अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उनकी फ्रीक्वेंसी को देखें, क्योंकि इसके अंदर ये आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इंडक्टर और ये जो कैपेसिटर है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो अपने वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर एक चीज डिस्कस की है कि जो टोटल वोल्टेज है या जो टोटल रिएक्टेंस है, अगर आप आरएलसी सर्किट्स में देखना चाहते हैं तो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट पर। अब ये आरएलसी सर्किट्स में आपके पास तीन कंपोनेंट हैं। हम तीनों कंपोनेंट्स देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करते हैं और उनका अफेक्ट किस तरह उस सर्किट की वर्किंग या कैरेक्टरिस्टिक्स पर या करंट पर पड़ता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर कोई भी ऐसी करंट रेजिस्टर में से आएगा तो रेजिस्टर तो उसको रेजिस्टेंस देगा जरूर, मगर चाहे वो आपके पास आने वाला करंट लोअर फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे वो उसके अंदर आने वाला करंट हायर फ्रीक्वेंसी का हो, दोनों को जो रेजिस्टेंस ये आपका रेजिस्टर देगा वो बराबर देगा। भाई अगर करंट 5 एम्पियर का है तो बेशक वो हायर फ्रीक्वेंसी का हो या लोअर फ्रीक्वेंसी का हो, रेजिस्टर ये जानता है कि वो 5 एम्पियर का है, उसको ये रेजिस्टेंस उतनी ही देगा जितनी वो एक दूसरे को दे रहा है। तो मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर ये नहीं देखता कि किसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेजिस्टर है आपका कंपोनेंट रेजिस्टेंस देता है, रुकावट देता है, किसी चीज को रोकता है, मगर ईमानदारी के साथ। ये आपके पास, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपका रेजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। ये अनब्याज नहीं है कि भाई एक की तरफ चला जाए कि भाई अगर हायर फ्रीक्वेंसी में उसको अलो नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आप देखें, अगर आपके पास ये सेम करंट जब आपका हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी वाला रेजिस्टर में से गुजरा या आपका अब इंडक्टर पर पहुंचा, अब जैसे ही इंडक्टर पर पहुंचा तो इंडक्टर अपने फार्मूले के हिसाब से बिहेव करेगा। और इंडक्टर का हमने ये फार्मूला ड्राइव भी किया हुआ है और हमने इसको समझा भी हुआ है कि एक्स एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू पाई एफ एल, जिसमें टू और पाई आपके हैं कांस्टेंट, एल भी हम यहाँ पर कांस्टेंट लिखते हैं। तो एक्स एल जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई फ्रीक्वेंसी से, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, जिसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी करंट की होगी उतनी ज्यादा एक्स एल होगी, उतनी ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, यानी उतनी ज्यादा इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ऐसा एसी करंट यहाँ पर आ जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर है, तो उसको जो इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगी वो भी हायर होगी। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी वाला कोई करंट आएगा तो उसको रुकावट भी इंडक्टर की तरफ से कम दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी से। यहाँ पर आपके पास दो सिग्नल्स हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, एक आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस इंडक्टर में से गुजर लेगा या गुजर जाएगा, मगर ये जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट है वो इस इंडक्टर में से गुजर नहीं पाएगा, क्योंकि ये फार्मूले में कह रहा है कि अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको इंडक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, यानी उसको ब्लॉकेज ज्यादा मिलेगी, यानी उसको रुकावट ज्यादा मिलेगी। तो इसको जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर है, तो हायर होने की वजह से इस करंट को जो रुकावट मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी और वो उसको अब जाने आगे नहीं देगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी ऐसी है इंडक्टर में से जाने के टाइम वो ब्लॉक हो जाएगी, और लोअर फ्रीक्वेंसी ऐसी जो है वो इंडक्टर में गुजरने के टाइम पास हो जाएगी। अब यही सेम चीज आप देखें, अब वो करंट यहाँ से दो करंट आ रहे थे, मिसाल दे रहा हूं, एक आपका हायर फ्रीक्वेंसी वाला, एक आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी वाला। यहां से तो वो दोनों गुजर के आ गए, मगर यहां पर आपने देखा कि जो आपका लोअर फ्रीक्वेंसी वाला था वो यहां पर गुजर गया, मगर हायर फ्रीक्वेंसी वाला यहां पर रुक गया। अब जब आप कैपेसिटर पर आते हैं तो कैपेसिटर अपने फार्मूले के हिसाब से, जो उसका इंडक्टिव कैपेसिटेंस का फार्मूला है, ये आप याद कर लें, ये बार बार आपका एमसीक्यूज में और बार बार चीजों में काम आता है। तो एक्स सी इज इक्वल वन अपॉन टू पाई एफ सी, ये बता रहा है कि अगर टू पाई दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, पाई का वैल्यू भी 3.14 है तो ये भी कांस्टेंट है,
यहाँ पर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो भी कांस्टेंट है, तो हमने उसको भी इग्नोर किया। तो आपके पास जो फार्मूला बचता है वो ये कि जो XC है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/f से। तो 1/f से बराबर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर किसी करंट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा मिलेगी। अगर किसी करंट की फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कम मिलेगी। यानी कि अब आपके पास कैपेसिटर जो है एक ऐसा सर्किट है या एक ऐसा यहाँ पर कंपोनेंट है जिसके अंदर अगर कोई लोअर फ्रीक्वेंसी वाला करंट गुजरना चाहेगा तो वो कैपेसिटर उसको रोक लेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई मैं स्लो लोगों को, मैं कम लोगों को, मैं कम कीमत वाले लोगों को आगे जाने नहीं देता, क्योंकि कैपेसिटर है भाई। उसके बाद आपके पास ये जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट है ये इस कैपेसिटर में से गुजर लेगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है हायर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को इजाजत देता है। क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को रुकावट जो है कैपेसिटर कम देता है, इसी वजह से हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट उसमें से गुजर जाएगा। तो हमने कहा कि हायर फ्रीक्वेंसी एसी इज अलाउड इन द कैपेसिटर्स, whereas the lower frequency AC is blocked in the capacitors। अब यहाँ पर आपके पास हो गई दो बातें कि अगर आपका यहाँ से एक ऐसा करंट या आता है जिसकी लोअर फ्रीक्वेंसी है तो वो यहाँ आके ब्लॉक हो जाएगा इंडक्टर के पास, क्योंकि वो इसको लोअर फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ पर आ जाएगा, इंडक्टर से आ जाएगा, लेकिन कैपेसिटर पर ब्लॉक हो जाएगा। अगर कोई करंट आपका हायर फ्रीक्वेंसी वाला आएगा तो रेजिस्टर में से गुजर जाएगा, मगर आपका इंडक्टर पर ही रुक लेगा, वो आगे जाने नहीं पाएगा, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी को ये अलो नहीं करता। अगर आपने इस किस्म के सर्किट्स को चलाना है तो आपने इनके साथ नरमी से चलना होगा। वो ऐसे कि भाई लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई सर्किट हो, यानी बीच वाला कोई रास्ता हो, यानी एतदाल वाला कोई काम हो, तो फिर कुछ ये रुकावट देगा, कुछ ये रुकावट देगा, बहरहाल वो आपका करंट चल लेगा। यानी कि एक लिमिटेशन आ जाएगी, एक फिल्ट्रेशन आ जाएगी कि भाई ना तो हायर फ्रीक्वेंसी वाला जाए, ना तो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला जाए, मॉडरेट करंट जाए। तो इस किस्म का हम सर्किट फिर इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर यह चीज डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई हायर फ्रीक्वेंसी वाले किस में अलो होते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी वाले किस में अलो नहीं होते। तो यहाँ हमने इसको अलग से यहाँ पर समझना चाहते हैं। अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर हो जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। अब इस बात का मतलब यह है कि अगर कोई हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट यहां से गुजरेगा तो हायर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को जो है रोकता कौन है? उसको रोकता है आपका इंडक्टर। और उसको इजाजत कौन देता है? कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर हायर फ्रीक्वेंसी वाले को अपनी रेजिस्टेंस नहीं देता, मगर हायर फ्रीक्वेंसी वाले को जो रोकता है वो कौन रोकता है? इंडक्टर रोकता है। इसलिए हमने कहा कि हायर फ्रीक्वेंसी वाले का जो दुश्मन है वो इंडक्टर है और जो उसका दोस्त है वो कैपेसिटर है। तो इसलिए हमने कहा कि हायर फ्रीक्वेंसी वाले के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो इंडक्टिव दुश्मनी है वो ज्यादा है, जो कैपेसिटिव दुश्मनी है या जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम है। और दूसरे लफ्जों में हमने कहा कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ग्रेटर होगी देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर द हायर फ्रीक्वेंसी करंट। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी करंट के लिए जो रुकावट ज्यादा देगा वो आपका इंडक्टर देगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस देगी। और हायर फ्रीक्वेंसी वाले को जो कम रेजिस्टेंस मिलेगी, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल मिलेगी, वो कैपेसिटर देगा। तो इसलिए हमने कहा कि हायर फ्रीक्वेंसी के लिए XL ग्रेटर देन XC। दैट्स वाई अब ये जो आपका पूरा सर्किट है वो बन चुका है इंडक्टिव सर्किट। अब इंडक्टिव सर्किट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर जो बात चल रही है वो इंडक्टर की चल रही है। इसलिए यहां पर जिसका बादशाही चल रही है, जो रोक रहा है, जो वीटो कर रहा है सारे काम को, वो इंडक्टर कर रहा है। इसी वजह से हमने इस सर्किट को, जिसके अंदर हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट आ रहा है, उसको हमने नाम दिया भाई इंडक्टिव सर्किट। क्योंकि उस इंडक्टिव सर्किट के अंदर आपकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस में से कौन सी रेजिस्टेंस हायर फ्रीक्वेंसी की टाइम ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि वो है आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसलिए अब ये सर्किट आपका बन चुका है इंडक्टिव सर्किट, यानी कि इसके अंदर जो अब सारा काम चलेगा वो इंडक्टिव सर्किट की मर्जी से चलेगा हायर फ्रीक्वेंसी के दौरान।
तो अब आपने अगर टोटल रिएक्टेंस लेनी हो, टोटल रिएक्टेंस, मैं टोटल इंपीडेंस की बात नहीं कर रहा, टोटल रिएक्टेंस यानी कि इसको और इसको, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को और इंडक्टर की रेजिस्टेंस को मिलाकर जो अब टोटल इंपीडेंस है वो क्या होगी, तो वो हम कहेंगे कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। अब यहां पर सवाल पैदा हो सकता है कि एक्स एल में से हमने एक्स सी को माइनस क्यों किया। हम हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं। यहां पर आपने कहा कि जो वैल्यू बड़ा है वो बड़ा वैल्यू कौन है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू बड़ा है। जो सबसे हायर रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने उस इंडक्टर की रेजिस्टेंस में से माइनस किया जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस एक्सी हम तब करते हैं जब आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट हो। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये कंडीशनल फार्मूलाज हैं, जैसा करंट होगा वैसा वहां पर वो सर्किट बन जाएगा और वैसा वहां पर फार्मूला बन जाएगा। अब अगर यहां पर आपने टोटल वोल्टेज लेनी हो इंडक्टिव रिएक्टेंसेस के ऊपर कौन सी हो रही है, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे वी एल माइनस वी सी, ये भी बिल्कुल इसी तरह। अब यहां पर अगर आते हैं तो आपके पास अगर लोअर फ्रीक्वेंसी वाला कोई करंट इस सर्किट में आता है, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी वाला करंट आएगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी को जो रोकता है या जो सबसे ज्यादा रुकावट देता है वो कैपेसिटर है। उसको इंडक्टर तो अलो कर देता है, इंडक्टर में से तो वो गुजर के आया, तो इंडक्टर तो उसके लिए कोई मतलब मीनिंग ही नहीं रखता ना। तो इसलिए ये कह रहा है, कभी कभार हम कहते हैं ना कि भाई अगर आज बच गया तो समझे पूरी जिंदगी बच गया। तो बिल्कुल जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला करंट कहता है कि अगर मैं कैपेसिटर से गुजर गया तो समझो बस जिंदगी जीत जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर है ये तो इसको इजाजत दे देता है, लेकिन ये जो कैपेसिटर है लोअर फ्रीक्वेंसी वाले करंट को इजाजत नहीं देता। तो हमने कहा कि यहां पर इस सर्किट के अंदर जो सबसे ज्यादा रुकावट है, जो सबसे ज्यादा एक किस्म का अपोजिशन है, वो कौन दे रहा है, वो इंडक्टर दे रहा है। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाए, वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाए, तो ऐसे सर्किट को हम कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रुकावट कौन दे रहा, एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भाई एक्स एल की तो बात ही नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उसको छोड़ रहा है, वो तो इसको रुकावट ही नहीं दे रहा। तो इसलिए हमने कहा कि एक्स सी यहां पर ग्रेटर होगा एक्स एल से जब आपके पास कोई करंट लोअर फ्रीक्वेंसी वाला आएगा। अब दूसरी चीज, यहां पर आप अगर आपने टोटल रिएक्टेंसेस मालूम करनी हो, टोटल रेजिस्टेंसेस या टोटल इंपीडेंसेस नहीं, टोटल रिएक्टेंसेस यानी कि इंपीडेंस, रिएक्टिव कैपेसिटिव इंपीडेंस और इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों को मिला के हम टोटल रिएक्टेंसेस कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर टोटल रिएक्टेंसेस मालूम करें तो वो हम सिर्फ आधे सर्किट का करें, दो का, तो वो बराबर होगा एक्स टी इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल। अब यहां पर हम एक्स सी क्यों कर रहे हैं, यहां पर हमने एक्स एल माइनस एक्स क्यों किया, यहां पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा है, यहां पर कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो इसलिए हमने कहा एक्स सी माइनस एक्स एल। और जो यहाँ पर टोटल वोल्टेज होगा सिर्फ इन दो का, वो V इज इक्वल टू वी सी माइनस वी एल होगा। आपको यहाँ तक जरूर बातें समझ आई हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर दूसरे दोस्तों के साथ रिकमेंड करें और साथ में हमें कमेंट भी करें कि आपको कितने हद तक समझ आया और आपको कैसे समझ आ रहा है। अब हम यहाँ पर यह चीज समझेंगे कि ये तो वोल्टेज और ये तो रिएक्टेंस हुए इन दो के, अगर हम अब इन तीनों के मिलाएं तो अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों का लोअर फ्रीक्वेंसी में जब करंट गुजरेगा तो उस टाइम फेजर डायग्राम क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी में जब कोई करंट गुजरेगा तो उस टाइम उसका फेजर डायग्राम क्या होगा, ये सब चीजें अब हम यहां पर समझ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सर्किट के अंदर जो रिएक्टेंसेस हैं इन दोनों की वो हमने ऐड की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्टेंस को मिलाकर इस रेजिस्टेंस के साथ जब मिलाएंगे तो अब वो रिएक्टेंस या अब वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, अब ये हो जाएगी इम्पीडेंस। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कॉम्बिनेशन होती है रिएक्टेंस की और रेजिस्टेंस की तो हम उसको इम्पीडेंस कहते हैं। अगर एक रिएक्टेंस हो और एक रेजिस्टेंस हो तो भी इम्पीडेंस, अगर दो रिएक्टेंसेस हो और एक रेजिस्टेंस तो भी इम्पीडेंस, मगर अगर सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टिव इम्पीडेंस कहलाई जाएगी, उसको हम फिर कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ रिएक्टेंसेस हो तो फिर हम उसको रिएक्टिव इम्पीडेंस कहेंगे, लेकिन उसको हम कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस नहीं कहेंगे।
लेकिन जब आप इन दोनों इम्पीडेंसेस में से किसी एक को या दोनों को इस रेजिस्टेंस के साथ मिलाएंगे, तो अब हमारे पास जो फार्मूला हमें देखना चाहिए या मालूम करना चाहिए, वो होगा कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस का। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडक्टिव सर्किट की भी हम इम्पीडेंस मालूम करेंगे और कैपेसिटिव सर्किट की भी हम इम्पीडेंस मालूम करेंगे। हम सेपरेट सेपरेट इसीलिए मालूम कर रहे हैं ताकि आपको इन फार्मूलाज की असल जो शाख है, असल जो उनका रीजन है, उसका पता हो। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख के और लिखें अगर ऐसे हो तो वैसे होगा, वैसे हो तो ऐसे होगा, तो इससे ये होगा कि आपके लिए कंफ्यूजन्स हो सकती हैं। हम हर एक चीज को इसलिए इलाबोरेट कर रहे हैं ताकि अगर एग्जामिनर ने सिर्फ एक टॉपिक दे दिया है और उसके अंदर काफी चीजों को हिडन कर दिया है, तो हम उनको आपके साथ इलाबोरेट करें ताकि आपको पता हो कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो सबसे पहले हम अगर मालूम करना चाहेंगे टोटल इम्पीडेंस इंडक्टिव सर्किट्स के अंदर, तो भी हम फार्मूला लगाएंगे Z इज इक्वल आर प्लस एक्स टी, यानी टोटल इम्पीडेंसेस। यहाँ पर भी हम टोटल इम्पीडेंस अगर कैपेसिटिव सर्किट में मालूम करना चाहेंगे, तो भी हम लगाएंगे Z इज इक्वल आर प्लस एक्स टी। लेकिन आगे चलने से पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बता दूं कि इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट का यहाँ पर क्या फर्क है। आपने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट। वो प्योरली कैपेसिटिव वो थे जिसमें सिर्फ कैपेसिटर था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट वो थे जिसमें सिर्फ इंडक्टर था या रेजिस्टर था। लेकिन अगर आपके पास तीनों कंपोनेंट मौजूद हों, लेकिन तीनों के बावजूद भी अगर कोई सर्किट बिहेव करे इंडक्टिव सर्किट की तरह, तो फिर हम उसको प्योरली नहीं बल्कि हम उसको कहेंगे कि भाई इंडक्टिव सर्किट है, ये बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे एक किस्म का इंडक्टिव सर्किट हो। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर रेजिस्टर भी है, यहाँ पर इंडक्टर भी है, यहाँ पर कैपेसिटर भी है। जब हायर फ्रीक्वेंसी वाला कोई करंट आता है तो उसको रेजिस्टर भी अलो करता है, उसको कैपेसिटर भी अलो करता है, मगर उसको इंडक्टर रोकता है। इसी वजह से हमने इस किस्म के सर्किट को कहेंगे इंडक्टिव सर्किट जिसमें हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट आएगा। यहाँ पर अगर लोअर फ्रीक्वेंसी का करंट आएगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले करंट में इस करंट को रेजिस्टर भी छोड़ देगा, आगे जाने देगा, इंडक्टर भी उसको आगे जाने देगा, मगर जो रुकावट देगा उसका नाम कैपेसिटर है। इसी वजह से अब ये पूरा कैपेसिटर जो बिहेव कर रहा है वो एक किस्म का कैपेसिटिव सर्किट बिहेव कर रहा है। अब कैपेसिटिव सर्किट इसका इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि भाई ये भी ना खाते में, ये भी किसी खाते में नहीं, ये मतलब यहाँ पर मलंग है या इनको हम कहें कि ये यहाँ से दूर है, ये अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है यही सारी रुकावट दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका नाम कैपेसिटिव सर्किट है। इन द सेम वे अगर आपके पास यहाँ पर रेजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ये दोनों काम यहाँ पर नहीं कर रहे, ये इंडक्टर यहाँ पर बादशाही चला रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये बादशाही इंडक्टिव की बादशाही या पूरी बादशाही इंडक्टिव सर्किट के अंदर इंडक्टर की है। अब यहाँ पर आप चलें, टोटल इम्पीडेंस अगर आपको फाइंड करनी होती है तो आप रेजिस्टेंसेस को और टोटल रिएक्टेंसेस को आपस में मिलाते हैं। रेजिस्टेंस आपके पास एक है और टोटल रिएक्टेंसेस हमने अभी तक लिखी है, वो जो होंगी वो हम ऐड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि ये जो इम्पीडेंस होती है हमारी हाइपोटेन्यूज पर होती है, ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट जिन चीजों का हम लेते हैं हम उनको स्क्वायर देते हैं, उनके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगता है, वो हम पीछे पढ़ के आए। इसीलिए हमने यहाँ पर अगर पैथागोरस थ्योरम नहीं लगाया तो हम यहाँ इनको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ये भी अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हमने किया तो जेड स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स टी स्क्वायर हो गया। और हमने जेड स्क्वायर का वैल्यू मालूम नहीं करना, हमने वैल्यू मालूम करना है सिर्फ जेड का। इसलिए जो स्क्वायर है वो बराबर की जब दूसरी तरफ आ गई तो वो हो जाएगी अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर। आपको ये मालूम है कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो ये एक्स टी है वो बराबर होती है एक्स एल माइनस एक्स सी के, क्योंकि वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होती है। जब आपने ये वैल्यू पुट किया इस वैल्यू के अंदर, तो अब आपके पास ये वैल्यू है z इज इक्वल अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। और ये तो होगी आपके पास टोटल इंपीडेंस जो आपने अगर इस सर्किट की मालूम करनी हो। लेकिन अगर आपके पास टोटल वोल्टेज मालूम करनी हो तो भी आपके पास वो आर स्क्वायर है तो वी आर स्क्वायर, यानी वोल्टेज रेजिस्टर की। एक्स एल है तो यहाँ पर आपने वी एल लिखा क्योंकि एक्स एल के ऊपर जो वोल्टेज होगी वो वी एल होगी और एक्स सी के ऊपर जो वोल्टेज होगी वो वी सी होगी। तो आपने वोल्टेज का भी जो है इस तरीके से फार्मूला बना दिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको इन चीजों की इंपॉर्टेंस जरूर मालूम है कि ये हम चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं कि ये चीजें कितनी अहम है और आपको
जो है मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में और मुख्तलिफ एमडी कैट में आपको किस तरह से काम आ सकती हैं। ये चीज़ें आपके लिए आहिस्ता-आहिस्ता खुलती जाएँगी कि ये चीज़ें अहम हैं, इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इनके बेसिक्स तक जाना आपके लिए जो है वो एक अहम चीज़ रखता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कैपेसिटिव सर्किट। इसमें भी हमने इम्पीडेंस को मालूम करना है, तो टोटल रेजिस्टेंसेस को प्लस में टोटल रिएक्टेंसेस को आपस में मिलाना है, और यहाँ पर हम इनको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जब हमने उनको किया तो जेड स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर हो गया। हमने जो वैल्यू मालूम करना है वो मालूम करना है सिर्फ z का, इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास स्क्वायर है जब बराबर की दूसरी तरफ गई तो वो हो गई आपके पास अंडर रेडिकल की। तो आपके पास अब वैल्यू हो चुका है z इज इक्वल अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई कैपेसिटिव सर्किट होता है तो ये हम वैल्यू ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि वहां पर जो xt है वो बराबर होती है xc माइनस एक्सएल के। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि जहां पर xt थी वहां पर आपने xt का वैल्यू जो है वो रिप्लेस किया। तो अब आपको मिला है z इज इक्वल अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है इम्पीडेंस का जब आपके पास कैपेसिटिव सर्किट हो। अब यहाँ पर आपने मालूम करनी है टोटल वोल्टेज। जब आपने मालूम करना है टोटल वोल्टेज का वैल्यू, तो आपने सेम इन चीजों को कन्वर्ट करना है वोल्टेज में। तो V इज इक्वल अंडर रेडिकल वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर। यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि ये जो आपके पास एक्स सी माइनस एक्स एल है, ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई अगर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो हमने एक्स सी में से एक्स एल को माइनस किया। फिर आप वी एल में से वी सी क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए आपने इसको जो है लिखना है वी सी स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर, क्योंकि ये भी इसके हिसाब से ही आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फेजर डायग्राम है इंडक्टिव सर्किट का और कैपेसिटिव सर्किट का। शुरू में जब आप सर्किट्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू देना हो रिएक्टेंसेस का या वोल्टेजेस का, यानी कैपेसिटर से रिलेटेड या इंडक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी तो वो आप वर्टिकल लाइन में लगाएंगे। कैपेसिटर वाली भी वर्टिकल लाइन में, इंडक्टर वाली भी वर्टिकल लाइन में। फर्क ये होगा कि कैपेसिटर वाली का जो वर्टिकल लाइन होगी उसका एरो डाउनवर्ड होगा, कैपेसिटर वाली लाइन का जो वर्टिकल लाइन होगी उसका एरो अपवर्ड होगा। तो होंगी दोनों वर्टिकल लाइन पर, लेकिन एक का वैल्यू आपका होगा ऊपर की तरफ, दूसरे का वैल्यू होगा आपका डाउन की तरफ। तो आपने इस हिसाब से यहाँ पर जो है कैपेसिटर का वैल्यू लिखा, वोल्टेज कैपेसिटिव का, उसको हमने लिखा डाउनवर्ड एरो के साथ। और यहाँ पर हमने इंडक्टिव वोल्टेज का वैल्यू लिखा है तो इसलिए हमने इसका जो एरो दिया है वो अपवर्ड दिया है। रेजिस्टर जो है आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ये मैंने आपको बार बार बात बताई है। तो यहाँ पर हमने इंडक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू हॉरिजॉन्टल पर लगाया। तो इस हिसाब से आपके पास ये जो ग्राफ है या फेजर डायग्राम है वो बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये भी वोल्टेज है लेकिन इंडक्टिव का है, ये भी वोल्टेज है लेकिन कैपेसिटिव का है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी लाइन को लेंगे तो वो हमें बताएगी टोटल वोल्टेज, और टोटल वोल्टेज बराबर है वी एल माइनस वी सी के इंडक्टिव सर्किट के अंदर। इन द सेम वे जब आप जाते हैं कैपेसिटिव सर्किट में तो वहां पर भी बात सेम है, ये सेम आप इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो टोटल वोल्टेज है वो बताएगी V इज इक्वल टू वी सी माइनस वी एल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फेज एंगल भी आपको मालूम करनी होती है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर पर यहाँ पर जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर हमेशा वर्टिकल वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। वर्टिकल वाली लाइन का जो टोटल वैल्यू है वो है V, और V बराबर है वी एल माइनस वी सी के। इसलिए जहां पर परपेंडिकुलर लिखा था आपने वहां पर वी एल माइनस वी सी लिखा। उसके बाद जहां पर आपके पास बेस है तो बेस का जो वैल्यू है वो वी आर है, तो आपने इसको लिख दिया यहाँ पर वी आर। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे इसको वी आर। इन द सेम वे जब आपके पास मालूम करनी है सिर्फ थीटा का वैल्यू तो टेन इनवर्स आपके उधर जाएगी, क्योंकि थीटा का वैल्यू मालूम करना है। तो अब आपके पास हो जाएगा वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। अब ये तो हो गए वोल्टेजेस के हिसाब से। अगर रिएक्टेंसेस के हिसाब से आपको मालूम करनी है एंगल, तो आप क्या करेंगे, वी एल की जगह एक्सएल लिख देंगे, वी सी की जगह एक्सी लिख देंगे, वी आर की जगह आप लिख देंगे आर। तो कोई इनमें मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फेज एंगल देखें इस कैपेसिटिव सर्किट की, वो भी फार्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। परपेंडिकुलर पर यहाँ पर जो वैल्यू है वो वी सी माइनस वी एल है, तो आपने लिख दिया वी सी माइनस वी एल। बेस का जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लिखेंगे वी आर। उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा वी सी माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी आर।
इंटू टेन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। अब ये आपके पास थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स डैश डैश, ये आपके पास वैल्यू आ चुका है एंगल को मालूम करने का जब आपके पास कैपेसिटिव सर्किट हो। आई होप कि आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो जरूर आसानी से समझ आ रही हैं। मगर जो ये आपके पास एंगल्स बन रही हैं, ये रेड लाइन शो कर रही है वोल्टेज रेजिस्टिव का, ये ब्लैक लाइन शो कर रही है वोल्टेज कैपेसिटिव का, और ये जो आपके पास ब्लू लाइन है वो शो करी इंडक्टिव वोल्टेज। अब आप अगर देखें तो ये ब्लू लाइन का जब पीक है तो उस टाइम इस ब्लैक लाइन का यानी कैपेसिटिव वोल्टेज की बिल्कुल डाउन पीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनी वो 180 डिग्री बनी। यानी कि आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर कैपेसिटिव वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। इसी वजह से हमने लिखा कि फाई बिटवीन इंडक्टिव वोल्टेज एंड कैपेसिटिव वोल्टेज इज 180 डिग्री। बाकी रही बात रेजिस्टिव वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज के दरमियान, ये आपने पढ़ी है 90 डिग्री है। कैपेसिटिव वोल्टेज और रेजिस्टिव वोल्टेज के दरमियान वो भी आपने पढ़ी है कि वो 90 डिग्री है। आई होप कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो आप रेगुलर और सही नमूने से चीजों को देख रहे हैं तो आप अभी तक खुश होंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ कमेंट भी करें ताकि हमें मालूम हो कि आपने क्या सीखा। उसके साथ अपने दोस्तों के साथ और कॉलेज मेट्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।